जुडिशरी एकेडमी, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम वहाँ पे भी जुडिशरी एकेडमी हो गया है, अब ये नाम नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दैट इज CPC, और इसमें भी आज हम लोग पर्टिकुलरली ऑर्डर 1 को डिस्कस करेंगे। यानी कि ऑर्डर 1 से रिलेटेड सभी रूल्स को देखेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ केस लॉज होंगे, जहाँ पे ज़रूरत है केस लॉज की वहाँ पे केस लॉज को डिस्कस करेंगे, और कुछ सेक्शंस देखेंगे, ठीक है, जो इसी ऑर्डर से रिलेटेड है। अब दिस ऑर्डर इज ऑल अबाउट द पार्टीज टू सूट, यानी जब भी कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल होता है तो उसमें 2 पार्टीज होती हैं, दैट इज प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर है वो उसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि प्लेंटिफ कौन होगा, डिफेंडेंट कौन होते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, अगर आपने कोई मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर किया है, यानी किसी गलत पार्टी को ऐड किया है जिसे करना चाहिए था उसे नहीं किया है, तब क्या होगा। तो अगर बहुत सारी पार्टीज़ हैं तो क्या एक पार्टी उनके बिहाफ पे फाइल कर सकती है कि सूट। तो दिस ऑर्डर ऑल टॉक्स अबाउट दैट, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप उन रूल्स को इजीली मेमोराइज कर सकें, आपके लिए आसानी हो कि हर रूल के अंदर किस से रिलेटेड कौन सी बात कही गई है। जैसे कि रूल 1 में हम जॉइंडर ऑफ प्लांटिफ की बात करते हैं, रूल 2 के अंदर कि कब वो प्लांटिफ आप उसे एज अ प्लांटिफ ज्वाइन नहीं करेंगे सूट के अंदर, उसकी बात की गई है। रूल नंबर 3 के अंदर जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट की बात की गई है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे रूल नंबर 1 के साथ। टोटल 13 रूल्स हैं इसके अंदर, आप लोग ये देख लीजिए। अब हम लोग रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 1 के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ से आप क्या समझते हैं। सो इससे रिलेटेड हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है। तो रूल नंबर 1 किस चीज़ की बात कर रहा है, क्या इसका टाइटल है, दैट इज हु मे बी ज्वाइन एज प्लेंटिफ, यानी किन पार्टीज को, किस पर्सन को आप एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकते हैं। सो वेयर एवर देर इज एनी ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन in which any person has right to relief jointly, severally, alternatively। कहने का मतलब ये कि जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, या फिर मान लीजिए कोई एक्ट है या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है या सीरीज ऑफ एक्ट है, मान लीजिए कुछ भी हुआ है, और उन सब के अंदर किसी पर्सन का राइट टू रिलीफ है, यानी कि उससे कोई रिलीफ मिलता है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से या उस सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से, चाहे वो जॉइंटली रिलीफ मिल रहा हो, चाहे वो सेवरली मिल रहा हो, चाहे वो ऑल्टरनेटिवली मिल रहा हो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को आप एज ए प्लेंटिफ सूट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। Secondly, a person who brought the separate suits but with a common question of law and fact। मान लीजिए 2 या 3 लोग हैं जो लोग सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर अलग अलग सूट्स लाए हैं, तो आप उन तीनों पर, मान लीजिए 3 लोग हैं ABC, तीनों को तीनों का जो कॉज ऑफ एक्शन है या कॉज ऑफ लॉ है वो एक ही है, तो आप इन तीनों को एक साथ एज अ प्लेंटिफ एक ही सूट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। all such person be joined in one suit as plaintiff। ठीक है, 2 बातें हमने देखी। सबसे पहला तो ये, अगर ऐसा कोई भी एक्ट या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन को उससे रिलेटेड रिलीफ मिलता है, चाहे वो जॉइंटली मिलो, सेवरली मिलो, ऑल्टरनेटिवली मिलो, तो आप उस पर्सन को सूट के अंदर एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 2, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं लेकिन उनका कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो उस केस में भी आप उन्हें एज अ प्लेंटिफ एक ही साथ एक ही सूट में ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज डन फॉर द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, दैट इज द पावर ऑफ अ कोर्ट टू ऑर्डर दी सेपरेट ट्रायल्स। कब ऐसा होगा, जब कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल्स क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है। अगर जहाँ कहीं पे भी, मतलब जब भी कोई सूट चल रहा हो और कभी भी कोर्ट को ये लगे कि जिस भी पर्सन को हमने एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन किया है वो क्या तो ट्रायल को एम्बेरस कर रहा है या डिले कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर मान लीजिए वो कोई अड़चन लेकर आ रहा है या फिर उस पर्टिकुलर सूट को उसी पर्सन के कारण वो डिले हो रहा है, और कोर्ट को ये फील होता है, कोर्ट को ये लगता है, तो वो एक सेपरेट ट्रायल इशू कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी 2 चीज़ें हैं याद करने की, दैट इज एम्बेरस द ट्रायल और डिले द ट्रायल। अगर ये दोनों वो पर्सन कर रहा है तो आप सेपरेट ट्रायल्स, कोर्ट के पास पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल्स को इशू कर सकती है। सो दिस इज डन फॉर द रूल नंबर 2। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ रूल नंबर 3, दैट इज who may be joined as defendants। अब आप किन पर्सन को एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वापस से सेम ही चीज़ है, नथिंग टू, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। क्या है, एनी रिलीफ अराइजेज फ्रॉम वन एक्ट और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स अगेंस्ट द पर्सन, यानी कि
जब किसी के अगेंस्ट कोई रिलीफ अराइज होता है किसी एक्ट और ट्रांजैक्शन से, अगेन चाहे जॉइंटली हो, सेवरली हो या ऑल्टरनेटिवली हो, तो आप उस पर्सन को एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं सूट के अंदर। सेकेंडली क्या है, अगर बहुत सारे सूट्स लाए गए हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट और लेकिन उनका सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सेम यानी कि कॉमन है वो चीज़, तो आप उनके लिए उन सबको एक ही साथ एज अ डिफेंडेंट एक ही सूट में ज्वाइन कर सकते हैं। क्या हो गया, रूल नंबर 1 से के एकदम सिमिलर है, बस वहाँ हम प्लेंटिफ्स को ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ हम डिफेंडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो उन सभी डिफेंडेंट्स को एज अ पार्टी एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन किया जा सकता है जहाँ पे रिलीफ अराइज हो किसी एक्ट और ट्रांजेक्शन से अगेंस्ट दैट पर्सन। ठीक है, चाहे जॉइंटली हो, चाहे सेवरली हो, चाहे ऑल्टरनेटिवली हो, या फिर बहुत सारे सूट्स लेकर आए हों अगेंस्ट दैट पर्सन विच इज़ हैविंग अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो आप उस केस के अंदर उन्हें एज अ डिफेंडेंट सेम सूट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 3A, जो कि अगेन कोर्ट की पावर की बात करती है। तो ये क्या कहते हैं कि वापस से वही सिमिलर, रूल 2 से सिमिलर है रूल 3A। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी डिफेंडेंट एम्बेरस करता है ट्रायल को या डिले करता है, यानी रुकावट डालता है या उसे और देर करता है, डिले करता है उस ट्रायल में, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उसके लिए सेपरेट ट्रायल इशू ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज डन फॉर द रूल नंबर 3A। ओके, नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 का टाइटल क्या है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। यानी कि जो कोर्ट है वो जजमेंट इशू कर सकती है किसी एक पार्टी के लिए भी या फिर एक से ज़्यादा पार्टीज के लिए भी। अब उनके फॉर में भी हो सकता है जजमेंट और किसी के अगेंस्ट में, यानी कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो रूल में बेसिकली क्या कहा गया, कोर्ट कैन गिव जजमेंट फॉर वन और मोर प्लेंटिफ, ठीक है, या अगेंस्ट वन और मोर डिफेंडेंट। ठीक है, इन दोनों के अगेंस्ट किसी मतलब किसी एक प्लेंटिफ के लिए भी हो सकती है और सबके लिए भी हो सकती है, या एक दो के लिए हुई बाकियों के लिए नहीं हुई, तो उनके फॉर में भी आ सकता है जजमेंट और अगेंस्ट में भी आ सकता है। ठीक है, अब अगर प्लेंटिफ के फॉर के अंदर अगर आपने जजमेंट दिया है, अगर कोर्ट को लगता है कि उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो उनको पर्टिकुलर जजमेंट पर्टिकुलर रिलीफ दे सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि दैट पर्सन इज लाइबल फॉर हिज लाइबिलिटीज, तो वो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी जजमेंट दे सकती है। अब जजमेंट एक या एक से ज़्यादा के लिए भी दिया जा सकता है। आई होप रूल नंबर 4 क्लियर। नाउ रूल नंबर 5, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। अब क्या होता है, जब सूट हम लोग इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसमें अगर आपने किसी डिफेंडेंट को, उसमें बहुत सारे क्लेम्स होते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर डिफेंडेंट, मान लीजिए उसके अंदर 5 डिफेंडेंट है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर डिफेंडेंट हर क्लेम के अंदर इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल एंड एवरी डिफेंडेंट इज इंटरेस्टेड इन द रिलीफ क्लेम्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट। ज़रूरी नहीं है दैट डिफेंडेंट इज इंटरेस्टेड इन एवरी रिलीफ। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है। बात करते हैं रूल नंबर 6 की, द जॉइंटर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन अ सेम कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कह रहा है, वेर एवर सेवरल पर्सन, यानी कि जहाँ कहीं पे भी काफ़ी लोग हैं जो कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाइबल हैं, या फिर इन ऐसी पार्टीज इंक्लूड करते हैं जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टी हैं, हुंडीज की पार्टी हैं या प्रॉमिसरी नोट की पार्टीज हैं, तो इन सभी पार्टीज को देन such parties can be joined as the parties to a same suit at an option of plaintiff। यानी कि अगर प्लेंटिफ कहता है कि हाँ, मतलब ये प्लेंटिफ को ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर तुम चाहते हो तो इन पार्टीज को सेम सूट के अंदर ऐड किया जा सकता है, इन्हें भी पार्टी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, 2 कंडीशन है, जॉइंडर ऑफ पार्टीज, यानी कि क्या कह सकते हैं, हमको पार्टीज को ज्वाइन करना है जो कि लाइबल है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट, टाइटल तो ये कह रहा है 2 पॉइंट इंक्लूड किए हैं, जहाँ कहीं पे भी काफ़ी लोग हों और वो सब लोग एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाइबल हों, या फिर वो पार्टीज़ हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, हुंडीज़ की या प्रॉमिसरी नोट की, तो आप प्लेंटिफ के ऑप्शन के ऊपर उन्हें एक ही सूट के अंदर पार्टीज बना सकते हैं। दिस इज डन फॉर द रूल नंबर 6।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 का टाइटल क्या है? दैट व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress इज टू बी सॉट. यानी कि जब कभी भी अगर प्लेंटिफ किसी डाउटफुल सिचुएशन में है कि उसे किस पर्सन से कौन सा रिलीफ मांगना चाहिए और कितनी एक्सटेंट तक मांगना चाहिए, तो क्या होगा? ठीक है, वेर एवर द प्लेंटिफ हैव अ डाउट दैट फ्रॉम विच पर्सन ही इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन रिलीफ, किस पर्सन से उसे रिलीफ मांगना चाहिए, तो वो क्या करेगा? ही कैन ज्वाइन वन और मोर डिफेंडेंट इन ऑर्डर एज टू द क्वेश्चन दैट विच पर्सन इज लाइबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट. मतलब कि वो जिन भी लोगों को उसको लगता है ना कि यार ए से मांगू या बी से मांगू, कंफ्यूजन में है, तो वो इन दोनों ही पार्टीज को एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है इस क्वेश्चन पे कि कौन सा पर्सन लाइबल होगा और कितने एक्सटेंट तक होगा. ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर उसे लाइबल एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकता है. सो दिस इज फॉर द रूल नंबर 7. ओके, अब जो हमारा रूल नंबर 8 है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है जो कि हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ये क्या कहता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव सूट. रिप्रेजेंटेटिव सूट से आप क्या समझते हैं? एक सेपरेट क्वेश्चन, रूल नंबर 8. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना. पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है ये. दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट इज अ सूट फाइल्ड बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट. मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ पहले. एक सोसाइटी है जहाँ पे 20 फैमिलीज रह रही हैं. अब उन्हें उन सोसाइटी के अंदर मान लीजिए किसी को वाटर से रिलेटेड कोई इशू है या मान लीजिए कोई पोजेशन से रिलेटेड इशू आ रहा है और उन 20 फैमिलीज को उस पोजेशन से रिलेटेड क्या है? इशू है. अब हर फैमिली, हर जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो हर फैमिली एक एक जाके सूट फाइल करेगी कोर्ट में, तो उससे कोर्ट का कितना टाइम खराब होता है. ठीक है, और हमारे रिसोर्सेज कितने ख़राब होते हैं. अगर बात की जाए लोगों की, जो लोग भी सूट फाइल कर रहे हैं उनका कितना एक्सपेंस लगता है, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं. सो इसीलिए ही लेकर आया गया है ये रिप्रेजेंटेटिव सूट. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं? एक ही सूट फाइल कर सकते हैं और एक ही सूट में पार्टी बन सकते हैं. और उन 20 पीपल्स में से जो हमने एग्जाम्पल लिया, कोई एक पर्सन उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है और इसे कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव सूट. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? जब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट, एक सेम इंटरेस्ट होता है, तो वो एक सूट फाइल कर सकते हैं और उन्हीं लोगों में से कोई एक पर्सन उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. ऑब्जेक्ट हम इसे ऐसा, ये चीज़ रिप्रेजेंटेटिव सूट का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आया गया? ताकि हम कोर्ट का टाइम बचा सकें, लोगों के एक्सपेंसेस बचा सकें, हमारे रिसोर्सेज बचा सकें. ठीक है, सो ये हो गई हमारी दोनों चीज़. मैंने आपको डेफिनेशन बताया है और ऑब्जेक्ट बताए हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट क्यों आया. अब बात करते हैं रूल 8 की. इसके अंदर 6 सब रूल्स हैं, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे. यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया है, आप लोग ज़रा एक बार क्या. हाँ, तो अब बात करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब रूल 1. सब रूल 1 क्या कहता है? वेयर एवर देर आर न्यूमरस पर्सन हैविंग अ सेम इंटरेस्ट इन वन सूट. यानी कि बहुत सारे लोग हैं और लोगों का क्या है, उन सबका एक सेम इंटरेस्ट है एक ही सूट के अंदर. तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? वन और मोर पर्सन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और कोर्ट में डायरेक्ट सच पर्सन टू सू और सूट और मे डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पर्सन. कहने का मतलब ये, जब जहाँ पे बहुत सारे लोग हों जिनका सेम इंटरेस्ट है, तब क्या तो वो कोर्ट की परमिशन ले, क्या तो वो खुद कोर्ट की परमिशन लेकर उसको एक सूट फाइल कर सकते हैं सबके इंटरेस्ट के बिहाफ पे, या फिर कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है कि आप में से कोई भी एक जना सूट फाइल कर दीजिए सबके इंटरेस्ट के बिहाफ पे. तो दोनों चीज़ें हैं, वो लोग खुद भी कोर्ट का परमिशन ले सकते हैं और कोर्ट उन्हें डायरेक्ट भी कर सकता है. ठीक है, तो ये बात हुई हमारी सब रूल 1 की. ओके,
अब जो हमारा रूल नंबर 8 है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है जो कि हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट से आप क्या समझते हैं, एक सेपरेट क्वेश्चन, रूल नंबर 8। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना। पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है ये। दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट इज अ सूट फाइल्ड बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ पहले। एक सोसाइटी है जहाँ पे 20 फैमिलीज रह रही हैं। अब उन्हें उन सोसाइटी के अंदर मान लीजिए किसी को वाटर से रिलेटेड कोई इशू है, या मान लीजिए कोई पोजेशन से रिलेटेड इशू आ रहा है, और उन 20 फैमिलीज को उस पोजेशन से रिलेटेड क्या है, इशू है। अब हर फैमिली, हर जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो हर फैमिली एक एक जाके सूट फाइल करेगी कोर्ट में, तो उससे कोर्ट का कितना टाइम खराब होता है। ठीक है, और हमारे रिसोर्सेज कितने ख़राब होते हैं। अगर बात की जाए लोगों की, जो लोग भी सूट फाइल कर रहे हैं उनका कितना एक्सपेंस लगता है, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सो इसीलिए ही लेकर आया गया है ये रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, एक ही सूट फाइल कर सकते हैं और एक ही सूट में पार्टी बन सकते हैं। और उन 20 पीपल्स में से जो हमने एग्जाम्पल लिया, कोई एक पर्सन उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, और इसे कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट, एक सेम इंटरेस्ट होता है, तो वो एक सूट फाइल कर सकते हैं और उन्हीं लोगों में से कोई एक पर्सन उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। ऑब्जेक्ट हम इसे ऐसा, ये चीज़ रिप्रेजेंटेटिव सूट का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आया गया, ताकि हम कोर्ट का टाइम बचा सकें, लोगों के एक्सपेंसेस बचा सकें, हमारे रिसोर्सेज बचा सकें। ठीक है, सो ये हो गई हमारी दोनों चीज़। मैंने आपको डेफिनेशन बताया है और ऑब्जेक्ट बताए हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट क्यों आया। अब बात करते हैं रूल 8 की। इसके अंदर 6 सब रूल्स हैं, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया है, आप लोग ज़रा एक बार क्या हाँ, तो अब बात करते हैं। Okay, so now let's talk about the sub rule 1. Sub rule 1 क्या कहता है, wherever there are numerous person having a same interest in one suit, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और लोगों का क्या है, उन सबका एक सेम इंटरेस्ट है एक ही सूट के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, वन और मोर पर्सन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और कोर्ट में डायरेक्ट सच पर्सन टू सू और सूट और मे डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पर्सन। कहने का मतलब ये, जब जहाँ पे बहुत सारे लोग हों जिनका सेम इंटरेस्ट है, तब क्या तो वो कोर्ट की परमिशन ले, क्या तो वो खुद कोर्ट की परमिशन लेकर उसको एक सूट फाइल कर सकते हैं सबके इंटरेस्ट के बिहाफ पे, या फिर कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है कि आप में से कोई भी एक जना सूट फाइल कर दीजिए सबके इंटरेस्ट के बिहाफ पे। तो दोनों चीज़ें हैं, वो लोग खुद भी कोर्ट का परमिशन ले सकते हैं और कोर्ट उन्हें डायरेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी सब रूल 1 की। नाउ अब बात करते हैं सब रूल 2 की। सब रूल 2 क्या कह रहा है, कोर्ट शैल गिव नोटिस टू ऑल द इंटरेस्टेड पर्सन फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बाय पर्सनल सर्विस और बाय पब्लिक एडवर्टीजमेंट। यानी कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, अब एक सूट इंस्टीट्यूट करा जा रहा है, एक ही पर्सन जो है वो सूट को इंस्टीट्यूट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड पर्सन। अब ये कोर्ट की ड्यूटी है कि जो कोर्ट है उन सभी इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस भेजे कि ये जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया जा रहा है। अब कोर्ट पहली बात तो उसको पर्सनल सर्विस भी दे सकती है, ठीक है, कि पर्टिकुलर हर पर्सन को दिया। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोग अगर हैं, बहुत सारे लोग हैं और ये प्रैक्टिसेबल नहीं है कि सबको पर्सनली नोटिस दिया जाए, तब क्या करेगी कोर्ट, कोर्ट उनको पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी नोटिस दे सकती है। सो रूल 2 टॉक अबाउट दी नोटिस, यानी कोर्ट जो है वो सभी इंटरेस्टेड पर्सन्स को नोटिस भेजेगी फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट
पर्सनल सर्विस भी हो सकती है। अगर वो चीज़ प्रैक्टिसेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं या बहुत डिले हो जाएगा सूट के अंदर, तब वो लोग इन पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी नोटिस दे सकती है। सब रूल 3 क्या कह रहा है? एनी पर्सन कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू बी पार्टी टू सच सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर देयर बेनिफिट। मान लीजिए कोई और भी पर्सन है जो इंटरेस्टेड है उसके अंदर, उस सूट के अंदर, तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि उसे भी उस सूट का पार्टी बनाया जाए। सब रूल 4 क्या कह रहा है? नो क्लेम शेल बी लेफ्ट आउट इन सच सूट, यानी कि आप किसी भी क्लेम को लेफ्ट आउट नहीं कर सकते, आपको सभी क्लेम्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, द सूट शेल नॉट बी विड्रॉन अंडर द ऑर्डर 23 सब रूल 3 ऑफ रूल 1, यानी कि आप किसी भी सूट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 23। थर्ड थिंग इज नो अग्रीमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड, यानी कि कोई भी पर्सन, मान लीजिए कि उनमें से 2 पार्टी हैं और दोनों पार्टी ने अलग से, टोटल 10 पार्टीज़ हैं, उनमें से 2 पार्टीज़ ने अलग से अग्रीमेंट कर लिया या कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कोई सेटिस्फेक्शन कर लिया, सेटलमेंट कर लिया, तो वो नहीं होगा, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। 3 चीज़ें कोर्ट को, जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल होता है तो उसमें 3 चीज़ें कोर्ट को ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि सारे ही क्लेम्स को इंक्लूड किया जाए, किसी भी क्लेम को लेफ्ट आउट नहीं किया जाए। नंबर 2, आप उस पर्टिकुलर सूट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 23। थर्ड कि कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी सेटलमेंट, कोई भी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है इस चीज़ का? ये अगर कोर्ट परमिट करती हैं इनमें से कोई भी तीनों चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो प्लेंटिफ के एक्सपेंसेस पे किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी प्लेंटिफ होगा वो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर पर्टिकुलर अग्रीमेंट या पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज़ अगर वो कुछ भी करना चाहे तो वो कोर्ट उसको परमिट कर सकती है। तो ये दिस इज़ द एक्सेप्शन। सेकेंडली ये कि अगर कोई भी ऐसा, इन तीनों में से अगर आपने कोई भी चीज़ की है और कोर्ट ने आपको इस चीज़ के लिए परमिट किया है तो उसका नोटिस आपको सभी को देना होगा। ठीक है, सो दिस इज रूल नंबर 1 सब रूल 4। ठीक है, सॉरी, रूल नंबर 8 सब रूल 4। अब बात करते हैं सब रूल 5 की। द कोर्ट कैन सब्सटीट्यूट द पर्सन विद अनदर इफ द सूट और डिफेंड, यानी कि चाहे सूट हो या चाहे डिफेंडेंट हो, ही डज नॉट प्रोसीड विद द ड्यू डिलिजेंस, यानी कोर्ट जो है अगर उसको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो वो अच्छे से प्रोसीड नहीं कर रहा है उस सूट के अंदर, विद ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा, नेग्लेक्ट कर रहा है चीज़ों को, तो उस पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। दिस इज अबाउट सब रूल 5। अब बात करेंगे लास्ट सब रूल की। ओके, नाउ अब बात करते हैं सब रूल 6 की। सब रूल 6 का कह रहा है द डिक्री गिवन इन सच सूट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पर्सन्स और द पार्टीज इंटरेस्टेड और डिफेंडेंट, यानी कि जितने भी लोग इस पर्टिकुलर सूट में इंटरेस्टेड थे तो जो भी डिक्री कोर्ट के थ्रू आएगी वो सभी के ऊपर बाइंडिंग होगी। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे 6 सब रूल्स रूल 8 के। ठीक है, अब आगे देखेंगे इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ, द रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड 2 केस लॉज देखते हैं। सबसे पहला केस लॉ है लॉर्ड मैकनाक्टन इन बेडफोर्ड ड्यूक ऑफ वर्सेस एलिस। अगर अब मैंने ढंग से प्रोनाउंस नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा इशू है इसको प्रोनाउंस करने में, पर आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं वो एकदम करेक्ट है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ? इन दिस केस द एक्सप्रेशन सेम इंटरेस्ट वाज एक्सप्लेन दैट सेम इंटरेस्ट डज नॉट मीन द सेम कॉज ऑफ एक्शन अंडर दिस रूल। टॉकिंग अबाउट द रूल 8, पर्टिकुलरली रूल 8, इसके अंदर जो वर्ड हम सेम इंटरेस्ट देखते हैं उसका मतलब सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता है। इस रूल में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। Representative suit in order if the relief sought was in its nature beneficial to all whom the plaintiff proposed to represent, यानी कि जो भी plaintiff, जो भी person उन सभी लोगों को represent करता है उन सबका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, उन्हें उस पर्टिकुलर सूट से कोई रिलीफ मिलता है, तो यही रिप्रेजेंटेटिव सूट है। सो यहाँ पे अगर सेम इंटरेस्ट की बात है तो यानी कि दे आर गेटिंग सम रिलीफ आउट ऑफ इट। ठीक है, और ये जो उसके बाद में, अब अगर आप अपने बैरिट्स चेक करेंगे तो रूल 6 के बाद में एक एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया है जिसमें वो लोग सेम इंटरेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और 1976 के अंदर ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया था टू एक्सप्लेन कि सेम इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन या फिर कॉमन कॉज ऑफ एक्शन।
सो दिस इज डन फॉर दिस केस। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, दैट इज हंसाली वर्सेस मंसूराली। ठीक है, 1948 का केस है। इस केस में क्या हुआ, द कोर्ट सेड दैट द रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑन बिहाफ ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ विलेज विद रेफरेंस टू अ विलेज प्रॉपर्टी और ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेक्ट कास्ट कम्युनिटी इज मेंटेनेबल अंडर दिस रूल। अब इसमें क्या हुआ कि जो एक पर्टिकुलर विलेज था उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू था, और जितने भी विलेज के इनहैबिटेंट्स यानी जो लोग थे उन्होंने एक पर्सन ने उन सबके बिहाफ पे वो पर्टिकुलरली सूट फाइल किया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि यस, रूल 8 के अंदर ऐसा आप कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर सूट मेंटेनेबल है। ठीक है, सो दिस इज डन फॉर द टू केसेस। रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में हमने क्या देखा, पहले हमने डेफिनेशन देखा, उसके बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट जो मैंने मेंशन लिखा नहीं है यहाँ पे बट मैंने आपको ओरली बताया है, प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में हमने बैरेट को देखा, तो बैरेट से हमने मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ चीज़, मैंने हर रूल को आपको सब रूल को एक्सप्लेन किया है, 6 के 6 सब रूल हमने देखे, फिर हमने 2 केस लॉस देखे। सो दिस इज डन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब बात करेंगे हम आगे। ओके, नाउ रूल 8A। रूल 8A क्या कह रहा है, द पावर ऑफ अ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट द ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन अ प्रोसीडिंग। यानी कि जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को या फिर कोई बॉडी ऑफ पर्सन को परमिट कर सकती हैं कि वो उस केस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सके या फिर अपना कोई ओपिनियन हो तो वो शेयर कर सके। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सूट द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, यानी कि ट्रायल के चलते समय कोर्ट को कभी भी लगता है और वो सेटिस्फाइड है इस चीज़ से कि किसी भी पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है इन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर इंटरेस्टेड है सूट के, और ये ज़रूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि उस पर्सन को अलाउ किया जाए, तो वो उन्हें अलाउ कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, टू प्रेजेंट देयर ओपिनियन, अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए, और टू टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स, और अपनी प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने के लिए। अब ये जो कोर्ट है वो कभी भी, द कोर्ट कैन परमिट सच पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन, इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो कोर्ट है वो इन दोनों को परमिट कर सकता है। दिस इज इट फॉर द रूल नंबर 8A। अब बात करते हैं मिस जॉइंटर और नॉन जॉइंटर की, जो कि रूल 9 है। बहुत बार MCQs में भी आता है और बहुत बार मेंस में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखना। मिस जॉइंटर क्या होता है, मेकिंग रॉन्ग पर्सन एज अ पार्टी, यानी कि किसी को आपने ऐड कर रखा है, एज अ पार्टी बना रखा है, लेकिन उससे पार्टी आपको बनाना नहीं चाहिए था, तो वो हो गया मिस जॉइंटर। नॉन जॉइंटर, किसी पर्सन को नेसेसरी था पार्टी बनाना लेकिन आपने उसे पार्टी नहीं बनाया। ऊपर वाले में पार्टी बना रखा है गलत इंसान को, और यहाँ पे आपने एक सही इंसान को पार्टी नहीं बनाया नॉन जॉइंट में। नॉट मेकिंग अ नेसेसरी और अ प्रॉपर पर्सन एज अ पार्टी। प्रॉपर पर्सन क्या होता है, प्रॉपर पर्सन वो पर्सन है, वो पार्टी है जिसके बिना एग्जीक्यूशन, उस पर्टिकुलर सूट का एग्जीक्यूशन, उस डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, या फिर प्रॉपर जस्टिस नहीं दिया जा सकता, कि उस पार्टी का होना उस पर्टिकुलर सूट में ज़रूरी है। तो तीनों वर्ड देख लिए, मिस जॉइंटर गलत पार्टी को आपने पार्टी बना रखा है, नॉन जॉइंटर एक सही पार्टी को आपने पार्टी नहीं बनाया है, और प्रॉपर जॉइंटर जिसके बिना एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि उसमें कुछ मिस जॉइंडर है या नॉन जॉइंडर है, यानी कि आप ये कहकर आप सूट को डिसमिस या फिर नॉन मेंटेनेबल ये नहीं कह सकते कि आपने एक पर्टिकुलर पार्टी को ऐड नहीं किया या फिर आपने किसी रॉन्ग पार्टी को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे सूट जो है वो डिफीट नहीं होगा। इसका एक एक्सेप्शन है, वो ये है, दिस रूल डजन अप्लाई वेयर द नॉन जॉइंडर इज अ नेसेसरी पार्टी, यानी कि ये कहता है, एक्सेप्शन ये कह रहा है कि अगर आपने किसी नेसेसरी पार्टी की, जिसके बिना आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जिसके बिना वो सूट ही नहीं है, ऐसी पार्टी को अगर आपने ऐड नहीं किया है, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस इज इट फॉर द रूल नंबर 9। अब बात करते हैं रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लांटिफ, यानी कि आपने किसी गलत इंसान के नाम पे सूट को कर दिया, मतलब सूट को
आगे बढ़ा दिया है। वेर एवर एनी सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन अ नेम ऑफ अ रॉन्ग प्लेंटिफ देन न्यू प्लेंटिफ कैन बी जॉइंट और सब्सटीट्यूटेड। अगर किया है तो आप नया प्लेंटिफ या फिर उसकी जगह किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। कोर्ट कैन ऐड एंड रिमूव एनी पार्टी एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट। किसी भी स्टेज के ऊपर ये कोर्ट ये काम ऐड या रिमूव का कर सकती है। इफ पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरी अमेंडमेंट कैन बी मेड। अगर पार्टी की ज़रूरत नहीं है तो उस हिसाब से आप बाकी के अमेंडमेंट कर सकते हैं। द पर्सन शेल बी अ पार्टी फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ सर्मन। यानी कि आपने किसी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अगर जब भी आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आप उसको समन देंगे, तो जिस दिन से आपने वो समन दिया है उस दिन से वो सूट का पार्टी हो जाएगा। सो दिस इज इट फॉर द रूल नंबर 10। अब बात करते हैं रूल नंबर 10A की। द पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। यानी कि ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी सूट है और उसके पार्टी के पास वो प्लीडर नहीं है, तो जो क्या होगा, यहाँ पे जो पर्टिकुलर कोर्ट होगा वो किसी दूसरे प्लीडर को बोलेगा कि आप इन लोगों को रिप्रेजेंट कीजिए। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। वेर एवर एनी पार्टी डजंट हैव द प्लीडर देन कोर्ट कैन रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू प्रेजेंट दैम। उनको बोल सकते हैं। ये आपने बहुत मूवीज़ में एग्जाम्पल देखा होगा, चाहे वो ओ माई गॉड हो मूवी हो, जिसके अंदर खैर उसमें तो खैर उस पर्सन ने खुद ने, ये भी रूल है कि आप खुद भी अपने जो पर्टिकुलर केस है उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास प्लीडर नहीं है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द सेम। ठीक है, इसे कहते हैं हम इसे लैटिन टर्म से एक्सप्रेस करते हैं, बोल रहे हैं एमिकस क्यूरे, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 11, दैट इज द कंडक्ट ऑफ सूट। सूट कैसे कंडक्ट किया जाएगा। द कोर्ट कैन गिव कंडक्ट टू एनी प्रॉपर पर्सन दे वांट। मतलब कि वो किसी भी प्रॉपर पर्सन को वो चीज़ जो सूट है वो कंडक्ट करने के लिए दे सकते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 12 की। रूल नंबर 12 क्या है। अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट फॉर अदर्स। यानी कि जो जहाँ पे बहुत सारे प्लेंटिफ्स और बहुत सारे आपके डिफेंडेंट्स है, बहुत सारे पर्सन इंटरेस्टेड हैं, तो उनमें की जगह क्या होगा, कोई एक पर्सन विद दी परमिशन उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, वेर एवर देर आर सेवरल प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट देन वन आउट ऑफ देम कैन बी ऑथोराइज्ड इन राइटिंग। क्या था आप उनको राइटिंग में कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को सूट को रिप्रेजेंट करें और वहाँ पे कोर्ट में अपीयर हों। ठीक है, बहुत ही सिंपल। रूल नंबर 12 में भी कुछ खास बात नहीं है। रूल नंबर 13 की बात करते हैं। रूल नंबर 13 क्या कह रहा है। ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ अ पार्टी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई भी मिस जॉइंडर किया है या नॉन जॉइंडर किया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन पार्टी दे सकती है। सो वेर एवर द ऑब्जेक्शन इज रिलेटेड टू द मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर देन इट मस्ट बी टेकन। यानी कोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ की सुनवाई करेगा एज सुन एज पॉसिबल एंड बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशूज़ सेटल करने से पहले वो इस ऑब्जेक्शन को देखेगा। अब इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वो है सेक्शन 99 ऑफ CPC। वेर एवर एनी अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर देन द कोर्ट शेल सी वेदर इट हैज़ कॉज द फेलियर ऑफ जस्टिस। मान लीजिए आपने एक डिग्री आ गई है और बाद में आप लोग कह रहे हैं कि यार आपने अपील करी है कोर्ट के अंदर कि इसमें मिस जॉइंडर था या नॉन जॉइंडर था, तो कोर्ट पहले ये देखेगी कि उस जॉइंडर के हिसाब से, उस पार्टी की वजह से, चाहे वो मिस जॉइंडर पार्टी हो चाहे वो नॉन जॉइंडर पार्टी हो, कि उसकी वजह से कोई जस्टिस में फेलियर है क्या। अगर फेलियर है तो वो सुनवाई करेंगे और अगर नहीं है तो सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देखकर और उसको डिग्री को कन्फर्म कर देंगे। सो दिस इज फॉर रूल नंबर 13। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने सारी रूल्स को डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इसके रिलेटेड 2 केस लॉज और हैं, वो और देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 छोटे छोटे केस लॉज हैं रिलेटिंग टू दी ऑब्जेक्शंस। पहला है केस है यूपी अवर विकास परिषद वर्सेस ज्ञान देवी। इस केस के अंदर क्या हुआ है, इन दिस केस कोर्ट इंटरप्रेटेड द नेसेसरी पार्टीज आर दोज पार्टीज विदाउट हुम देयर इज नो सूट। यानी कि उन्होंने कहा कि नेसेसरी पार्टीज को इंटरप्रेट किया गया, जो हमने बार बार यूज़ किया टर्म, उसको इंटरप्रेट करके कहा गया कि वो पार्टीज होती हैं जिनके बिना वो सूट है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। केस है कस्तूरी वर्सेस IM परुमल।
इस केस में क्या हुआ, कोर्ट हेल्ड दैट द जजमेंट आर नॉट बाइंडिंग ऑन दोज हु इज़ नॉट मेड पार्टी टू अ सूट। अगर आपने किसी पर्सन को उस सूट की पार्टी नहीं बनाया है तो उसके ऊपर जो जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं होगा। सो दिस इज इट फॉर दी ऑर्डर 1 ऑफ दी CPC। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दो प्लीज़, कुछ सेकंड लेता है और आपके कुछ सेकंड हमें मोटिवेट करते हैं टू वर्क मोर। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।